Hello students, in this video we are going to start our chapter number 12 atom. So let's start. इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे चैप्टर नंबर 12, 13 एटम और चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियस, तो उसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 12 एटम। तो इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक्सप्लेन द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। वैसे तो एटम के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने कई बातें बोली कि सभी जानते थे कि भाई एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल नोन एज एटम, कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उनको हम क्या बोलते हैं, एटम। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में जो सबसे पहले बातें बोली वो जे थॉमसन ने बोली, और उन्होंने एटम के बारे में जो भी बातें कही वही बातें क्या कहलाई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने क्या क्या एटम के बारे में हाइपोथेसिस दिए, लेट्स सी। सबसे पहली बात जो थॉमसन ने जे थॉमसन ने एटम के बारे में कहा, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो आप इसको किस तरह से आंसर करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहली बात उन्होंने बोली जे थॉमसन ने कि जो एटम है, एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है ऑफ रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर। ये पहली बात थॉमसन ने लोगों को बताई कि जो एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है जिसकी रेडियस जो है वो होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये पहली बात थॉमसन ने कही कि जो एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर है और उसका जो रेडियस होगा, रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो 10 टू द पावर -10 मीटर। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, टोटल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड इट। दूसरी बात उन्होंने कही कि एटम का जो मास है, टोटल मास, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन्होंने कहा एटम का जो मास है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मास। रदरफोर्ड ने कहा, थॉमसन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस यूनिफॉर्म मास में, ये जो यूनिफॉर्म मास है उसमें क्या है, एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। उसी तरह से जैसे जो हमारा वाटरमेलन होता है उसमें जो उसके सीड्स हैं वो धसे हुए रहते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर एम्बेडेड है। वाटरमेलन का उन्होंने अपने मॉडल को वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से भी कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसका जो वाटरमेलन का रेड कलर का पल्प होता है वो उसके मास को रिप्रेजेंट करेगा, और उस रेड कलर के पल्प में जो उसके ब्लैक कलर के शीट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कई बार इस मॉडल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल या पल्प पुडिंग मॉडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो वैसा तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, also plum pudding
एटॉमिक पल्प पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और एग्जाम में आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, 2 मार्क्स में एक बार आ चुका है। तो अगर ये रिपीट होता है तो यू विल आंसर इन दिस वे। ओके, चलिए इसके बाद कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉबैक पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये 1 मार्क्स में आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल फॉरवर्ड किया था लोगों को, उनके मॉडल में कमी क्या थी। तो एक्चुअली क्या था, जब ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट, जब भी कोई इंसान कुछ अचीवमेंट करता है तो कुछ लोग होते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो सिमिलरली साइंस में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई अचीवमेंट करता है तो दूसरे साइंटिस्ट उसमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल फॉरवर्ड किया लोगों को, तो जो कुछ लोग थे उन्होंने उसमें क्रिटिसाइज किया कि भाई आपका मॉडल ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें एक खास बात थी जो उन्होंने कहा कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या? अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो उसमें आप इस तरह से आंसर करेंगे, दिस एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये इस मॉडल का एक ड्रॉबैक था कि ये मॉडल इस बात का एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम के अंदर से जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे निकलता है। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या व्हाट इज द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उसमें कुछ कमियां भी निकाली गई और उसके बाद वो चीज एक तरफ रख दी गई। रदरफोर्ड ने भी, वो जे थॉमसन ने भी उस कमी को, जो उनके मॉडल में कमी निकाली गई थी, थॉमसन ने भी कोई ज्यादा प्रयास नहीं करा कि उस कमी को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने, लोगों ने उनके मॉडल में कमी निकाली कि भाई आपका जो एटॉमिक मॉडल है वो ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो थॉमसन ने भी ज्यादा नहीं सोचा कि ठीक है भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बातें कह के छोड़ दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे अपने रदरफोर्ड, उनका कोई इरादा नहीं था एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के बारे में। एक्चुअली ही वाज डूइंग हिज ओन एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड थे वे अपना कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें कुछ बातें जानने को मिली और जब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे तो पता चला कि वे ऑब्जर्वेशन थॉमसन की बातों से बिल्कुल क्या थे, अपोजिट थे। तो तब जाके रदरफोर्ड ने भी एटम के बारे में कुछ बातें बोली और जो भी रदरफोर्ड ने बातें बोली वो कहलाया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे रदरफोर्ड मेड बम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन वेरी थिन फॉइल of gold of thickness 10 to the power -8 meter and observe the following fact। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करी और कुछ ऑब्जर्वेशन उन्हें ऑब्टेन की। क्या वे ऑब्जर्वेशन थे, लेट्स सी। उन्हें जो बातें पता चली या जो ऑब्जर्वेशन उनको मिले,
तो पहला जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को पता चला, रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन थे वो जैसे ही उनको बम्बारमेंट किया गया तो वे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट द फॉइल, मोस्टली यानी नियर अबाउट 98%, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो रदरफोर्ड ने जो पहली बात ऑब्जर्व करी, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल, यानी उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल ने गोल्ड फॉइल को क्या करा, पेनिट्रेट कर दिया। मोस्टली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। रदरफोर्ड ने देखा कि 98% मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन यानी उनकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या इस बात से एनालिसिस निकाला? रदरफोर्ड ने कहा कि भाई थॉमसन तो अपने एटम को क्या बोल रहे थे, सॉलिड। अगर एटम सॉलिड होता तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे पेनिट्रेट नहीं करते, यानी उन्होंने कहा कि एटम्स, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई जो एटम है वो सॉलिड नहीं है, वो तो क्या है, वाइडली होलो है। तो which imply that atom is widely hollow। ये पहला ऑब्जर्वेशन उनको मिला। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, दूसरी बात उन्होंने देखी कि कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ यानी जैसे 1.5%, ठीक है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल जाते हैं और अपने रास्ते से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 98% तो सीधे चले गए, पेनिट्रेट भी कर गए और डिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ नियर अबाउट यानी 1.5% कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब इस बात से क्या पता चला, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने कहा कि यानी एटम, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट हो गए अपने रास्ते से, यानी इनको किसी ने क्या किया होगा, रिपेल किया होगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल करेगा। लेकिन रिपेल कितने हुए, बहुत ही कम, 1.5%। तो यहां से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, वो एक छोटी सी ही जगह पे रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी जगह पे रखा हुआ है, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ओके, तो यहां से उन्होंने क्या बात निकाली, which deflect from their path, which imply that total positive charge of atom is exist या situated is
situated at a very small region, at a very small region of order 10 to the power minus 14 meter known as न्यूक्लियस। ये बात उन्होंने कही कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का वो एक बहुत छोटी सी जगह पे रखा होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा 10 की पावर माइनस 14 मीटर, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो ये था उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का क्या था, उन्होंने कहा बहुत ही कम, वेरी फ्यू यानी नियर अबाउट 0.5%, ठीक है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम, मतलब कुछ एटम, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन क्या हुए, डिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। लास्ट में उन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी मिले जो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट बैक हुए, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक at their original path, which imply that उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो रीजन बहुत ही ज्यादा क्या होगा, डेंस होगा, इतना डेंस कि वो अपने अंदर से किसी भी चीज को पेनिट्रेट होने नहीं देगा। विच इंप्लाई दैट द पॉजिटिव रीजन जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस, इज वेरी डेंस। तो ये बात उन्होंने कही। ये था उनका लास्ट ऑब्जर्वेशन। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो दिस इज द वे हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। ये आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि शो द अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कई बार तो 1 मार्क्स में डायग्राम ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो दिस इज द वे हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन को लेके रदरफोर्ड ने किस प्रकार अपना एटॉमिक मॉडल लोगों के आगे फॉरवर्ड किया। अभी हमने देखा कि किस तरह से रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, और उन्होंने देखा कि वे ऑब्जर्वेशन थॉमसन की बातों से बिल्कुल क्या थे, अपोजिट थे। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने मिले थे उनकी हेल्प से उन्होंने अपना खुद का एक एटॉमिक मॉडल लोगों को फॉरवर्ड किया, और क्या था उसको हम देखते हैं। तो जो भी बातें रदरफोर्ड ने एटम के बारे में कही वो कहलाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो प्यारे बच्चों किस तरह से आप इसको आंसर करेंगे, लेट्स सी। तो रदरफोर्ड ने भी 3 बातें बोली, जैसे 3 बातें थॉमसन ने कही थी। तो क्या थी, देखिए। पहली बात रदरफोर्ड ने कही कि एटम इज अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, एटम एक होलो स्फीयर है। उन्होंने कहा कि एटम इज अ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर
इसका जो रेडियस है वो उन्होंने 10 की पावर -10 मीटर ही बोला। साइज तो सेम लिया, बस उन्होंने रदरफोर्ड ने कहा थॉमसन से कि आपका जो एटम होता है वो सॉलिड नहीं होलो होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली रदरफोर्ड ने, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑफ एटम एग्जिस्ट इन अ वेरी स्मॉल रीजन नोन एज न्यूक्लियस, और उसका वो जो न्यूक्लियस होगा उसका जो साइज होगा वो होगा 10 की पावर -14 मीटर। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जबकि इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक छोटे से रीजन में रहेगा जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, और उसका जो ऑर्डर था वो 10 की पावर -10 मीटर उन्होंने कहा। तो ये दो बातें उन्होंने बोली एटम के बारे में। और थर्ड बात जो उन्होंने कही, द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी रीजन। जैसे थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड रहेंगे। जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि भाई हमारा जो एटम है वो तो क्या है, होलो है, खोखला है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है सारा, बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ है डेंस फॉर्म में, और बाकी जो एरिया है, रीजन है, वो क्या है, खाली है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस खाली रीजन में, एम्प्टी रीजन में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द एम्प्टी रीजन ऑफ एटम। तो ये तीन बातें उन्होंने कही। एटम इज अ होल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -10 मीटर, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एक्सिस्ट इन अ वेरी स्मॉल रीजन नोन एज न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस का साइज उन्होंने क्या बोला, 10 की पावर -10 मीटर। और लास्ट बात उन्होंने कही कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो एम्प्टी स्पेस है, खाली रीजन है, क्योंकि एटम को उन्होंने खोखला बोला, तो इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह में क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये तीन बातें रदरफोर्ड ने कही एटम को लेके, जो बोला गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जैसे आपको मालूम है कि जब भी कोई इंसान कोई अचीवमेंट करता है तो कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, तो ऐसे ही रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया गया, और उनको भी कहा गया कि आपका मॉडल ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, जिसको बोला गया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो क्या थे रदरफोर्ड, इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी, तो उसको हम देखते हैं, जिसको कहा जाएगा रदरफोर्ड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेट्स ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको कहा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां निकाली गई, जिन्हें कहा गया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो एग्जाम में प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो दो कमियां उसमें थी। पहली कमी तो वही थी जो थॉमसन के मॉडल में क्रिटिसाइज की गई थी, This atomic model get failed to explain the production of atomic spectrum। यानी ना तो थॉमसन इस बात को एक्सप्लेन कर पाए कि एटम से स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है, और ना ही रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन कर पाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का प्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मॉडल में आया वो मेन था क्या, उनसे रदरफोर्ड से लोगों ने कहा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एटम का जो एम्प्टी स्पेस है उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज को रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही बात। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिलेगी, प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और वो भी किस नेचर का, अट्रैक्शन का, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का है।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो घूमने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और नेचर कैसा है इस फोर्स का? अट्रैक्शन का। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन रिवॉल्व करते करते लगातार न्यूक्लियस के क्या क्लोज आता जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। और ये जो ऑर्बिट है ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो बात लोगों ने रदरफोर्ड से कही, तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाँ भाई ऐसा क्यों नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट डिक्रीज कंटिन्यूअसली। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास होता जाएगा, और जो ऑर्बिट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एट फाइनल इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द न्यूक्लियस, और लोगों ने कहा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन तो आखिर में कहां जंप कर जाएगा? न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। तो इस तरह से दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड इस बात को कैंसिल नहीं कर पाए। लोगों ने कहा कि भाई आपके मॉडल में तो ये चीज हो जाएगी, अब रदरफोर्ड नहीं बता पाए भाई ऐसा क्यों नहीं होगा। तो ये था इसका ड्रॉबैक। तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो यू विल राइट अप दीस 2 पॉइंट। और कई बार ये क्वेश्चन एक अलग तरह से भी बन जाता है कि एक्सप्लेन हाउ रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो तब ये केवल सेकंड पॉइंट ही लिखना होगा आपको। तो हमने आज सीखा कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, फिर उसमें क्या कमियां आई, उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए और उस ऑब्जर्वेशन को लेके उन्होंने अपने खुद का एक एटॉमिक मॉडल फॉरवर्ड किया, लेकिन उस मॉडल में भी कुछ कमियां निकल के आई, जिसको कहा गया रदरफोर्ड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।